हेलो क्लास 9, तो वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसका हमने छोटा सा इंट्रो पहले ही देख रखा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कॉमन सेंस है कि रेवोल्यूशन जो कि एक कंट्री जो कि फ्रांस है, जो कि यूरोप में है, वहां पे आया था, राइट। अब ये रेवोल्यूशन क्यों आया? रेवोल्यूशन अक्सर तब आते हैं जब आप देखते हो कि गवर्नमेंट या जो आपका हेड है उसके अगेंस्ट लोग क्या कर रहे हो, रिवोल्ट करना चाह रहे हो। मतलब जो पॉलिसीज आपका, जो आपका किंग है, जो आपका लीडर है, वो क्या कर रहा है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप क्या कर रहे हो, अपने किंग के अगेंस्ट जा रहे हो, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आखिर हुआ क्या। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको याद रखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खाली फ्रांस या यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए एक लैंडमार्क रेवोल्यूशन है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने खाली फ्रांस में जो सरकार थी, जो किंग थे, जो मोनार्की थी, उसको चेंज नहीं किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को भी चेंज किया। उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत अच्छे से एक तरीके से इफेक्ट डाला। इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तब भी उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों दो कंट्रीज जो थी यूरोप की, वो क्या करना चाह रही थी, अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रही थी वर्ल्ड लेवल पे, राइट। तो वर्ल्ड लेवल पे जब एक्सपैंड कर रही थी तो कॉमन सेंस है, इंडिया में भी फ्रांस था, फ्रेंच था और ब्रिटेन भी था, तो दोनों क्या कर रहे थे, आपस में वहां पे भी लड़ रहे थे और यहाँ पे भी लड़ रहे थे। तो सिंपल चीज क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने खाली फ्रांस में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब बात करते हैं क्या कि फ्रांस में कब शुरू होता है, तो ये बात होती है 1789 की। 1789 में आप देखते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है। तो बात करें क्या है, अगर हम देखें फ्रांस का जो एकदम बेसिक की बात करें तो जो लुइस 14 के बाद देखोगे, लुइस 14 के बाद से देखोगे, आप देखोगे कि फ्रांस जो है इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था, ठीक है, अच्छी ग्रोथ कर रहा था, बट कुछ चीजें वहां पे क्या थी, खराब थी। रीजन बीइंग क्या है, जो आने वाले किंग्स थे, जो लुइस 15, लुइस 16, ये लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो जो होंगे वो अच्छे रूलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, एक तरीके से डेस्पोटिक बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि क्या, कि वो अपने में चूर थे, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे थे या अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। और एक्स्ट्रा पैसे जो थे वॉर्स में खर्च कर रहे हैं, अपने पैलेसेस में खर्च कर रहे हैं, अपने लेजर लाइफ पे खर्च कर रहे हैं। तो कॉमन सेंस है, अगर आपका लीडर, आपके फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री का लीडर हो, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही हो, अगर वो सारा पैसा अपने ऊपर ही खर्च करना शुरू कर देगी, तो आम जनता कैसी होगी, आम जनता उनके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, राइट। क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि कॉमन सेंस जो आम जनता है वो क्या है, वो गरीब है। और हमारा अगर किंग घूम रहा है, रोज घूम रहा है और बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है, तो कॉमन सेंस रेवोल्यूशन तो होना ही होना है, ठीक। तो वही चीज देखोगे आगे चल के कि फ्रांस में भी हो रहा था, ठीक। अब देखो फ्रांस में एक और चीज क्या थी, वहां की जो फ्यूडल क्लास थी, राइट, वहां पे आप देख रहे हो जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी में आप देख रहे हो कास्ट सिस्टम बहुत ही बुरी तरीके से प्रिवेल करता है, ठीक है, जो कि गलत है, बट है तो है, रियलिटी है, क्योंकि हम लोग सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इससे ना भी नहीं बोल सकते, कॉमन सेंस है, राइट। तो जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है सिंपल, वैसे क्या था, फ्रांस में भी 3 स्टेट्स में क्या थी, पूरी सोसाइटी बटी हुई थी। हायर, जिसमें हम बोलते फर्स्ट स्टेट, जिसमें आप देखते हो कौन था, क्लर्जी, जो कि आप देख रहे हो प्रे करते थे, आई थिंक चर्च में जो रहते थे, जिनको फादर्स बोलते हैं, राइट। दूसरा कौन था, नोबल्स, जो कि फाइट करेंगे, राइट। और पीजेंट्स, थर्ड क्लास कौन सी थी, जो कि काम करेगा, जो कि बाकी दोनों जो ग्रुप्स थे उनके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो सिंपल चीज क्या है कि आप देख रहे हो फ्रांस में भी क्या था, हायरार्कीज थी, या 3 हिस्सों में क्या था, पूरी सोसाइटी बटी हुई थी, ठीक। बात करें पॉलिटिकली की बात करें तो फ्रांस में क्या हो रखा था, फ्रांस में हो रखा था एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या होता है, सिंपल चीज क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो जो राजा है वो क्या है, अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है पूरी कंट्री को, और अपने आप को क्या बना रहा है कि भाई मैं हूं जो है भगवान के बाद अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है इस देश में, इस देश का, तो वो कौन है, मैं हूं। तो ऐसा है, क्या होता है, इसको बोलते हैं मोनार्की, जो कि क्या हो रहा है, राजा अपने आप को क्या बना रहा है, भगवान बना रहा है। भगवान के बाद फ्रांस में जो था वो क्या था, राजा थे। मतलब कि ये कहा गया कि जो राजा थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे सबसे ज्यादा, राइट। ये हो गया क्या, ये हो गया एक। फिर अब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो आप देख रहे हो कि भाई रेवोल्यूशन क्यों आया। रेवोल्यूशन आने का सिंपल रीजन क्या है, आप देख रहे हो कि रेवोल्यूशन इन सर 2 सेकंड कटेगा, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, है ना,
ठीक है, अब सिंपल चीज क्या है कि ये रेवोल्यूशन ने क्या किया, रेवोल्यूशन क्यों हुआ, रेवोल्यूशन का सिंपल चीज क्या, इस रेवोल्यूशन ने क्या किया, पूरे फेडरल सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की। आप देख रहे हो क्या कि इनका सिंपल काम था कि भाई पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी जो है वो कैसे, आप देख रहे हो शुरुआत में आप देखोगे कि लोग कोशिश कर रहे थे, जो हमारे यहाँ मोनार्की है, मतलब फ्रांस में जो मोनार्की है उसको चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में बदल दिया जाए, बट विद टाइम आप देखोगे कि वो वहां से भी हटके कहाँ चली जाती है, रिपब्लिक में चली जाती है। सिंपल चीज़ क्या, मतलब फ्रांस में रिपब्लिक आ जाती है। तो ये भी चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं क्या, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के और भी कई सारे फेजेस में होगा, ये कई फेजेस में होगा, एक ही फेज में नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, सिंपल एक इंट्रो है किसका, आप देख रहे हो क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और सिंपल चीज़ क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या बन गया था, सिंबल बन गया था रेवोल्यूशनरी एक्शन बाय द मासेस। और इसने क्या किया था, इससे जो आइडियाज निकल के आए थे, जो आइडियाज कौन कौन से थे, लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो थे, ये वर्ल्ड में जो कोई भी डेमोक्रेसी होगी तो वहां पे देखोगे ये 3 वर्ड जरूर होंगे, राइट। इंडिया के आप देखोगे कि अगर इंडिया के वो प्रियम्बल में देखो तो आपको ये 3 वर्ड्स जरूर दिखेंगे। सिंपल चीज क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये 3 वर्ड्स खाली अपने लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या किया है, एक तरीके से योगदान दिया, ये समझ लो। ठीक है, इसमें आप समझो क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी का सिंपल मतलब क्या होता है, आपसी भाईचारा, राइट, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की जो फीलिंग होती है वो कहाँ से आई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ब्रदरहुड की फीलिंग आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी की फीलिंग आई, मतलब हम सब क्या है, एक हैं, ना हायर क्लास ना लोअर क्लास ना मिडिल क्लास, सब क्या है, बराबर है। बट रियलिटी में ऐसा हो रहा है, वो आपके ऊपर है, राइट, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट द थिंग इज दैट ये चीजें थी जो कि हमको क्या मिल रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिल रही। फिर बात करते हैं आगे, कौन कौन से कॉजेज थे। अब देखो कौन कौन से कॉजेज, कोई भी रेवोल्यूशन होने के लिए, अगर मान लो कोई रेवोल्यूशन हो, चाहे इंडिया में अभी आप देखोगे नेशनलिज्म आया, इंडिया में नेशनलिज्म हुआ कब हुआ, जब आप देख रहे हो 1885 में कांग्रेस बनती है, 1886 में कांग्रेस बनती है, उसके बाद देखते हो कि इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होता है। ठीक, उससे पहले भी कई सारे मूवमेंट्स हुए ताकि इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाया जाए। तो कोई एक चीज नहीं होगी, कोई एक कॉज नहीं होगा जिसकी वजह से कोई नेशनल मूवमेंट होगा, कई सारे कॉजेज होंगे। ठीक है, वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के लिए भी क्या थे, बहुत सारे कॉजेस थे। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया से बात करें, इंडिया के लिए बात करें, तो हम लोग ने एक कॉज पढ़ा है, हम लोग ने एक रेवोल्यूशन पढ़ा है, 1857 की लड़ाई, राइट। 1857 की लड़ाई, जैसे मंगल पांडे थे, झांसी की रानी थी। रीजन क्या था, अगर कई सारे कॉजेस थे, एक मेजर कॉज क्या था, वो रॉयल एनफील्ड वाली जो राइफल थी, राइट। राइफल से क्या हुआ, आपको बताया गया कि उसमें जो ग्रीस्ड जो है वो उसमें फ्लैश है काऊ और पिग का। सिंपल चीज क्या, ये एक कॉज हो गया किसके लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए, राइट। तो उसी तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए क्या था, कई सारे कॉजेस थे। उसमें जो एक कॉज था जिसको बोलते सोशल कॉज, मतलब सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी में ऐसा क्या चीजें हो रही थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा रेवोल्यूशन हो गया, कहां पे, फ्रांस में। तो पहला क्या था, फ्यूडल सोसाइटी। आप देख रहे हो फ्यूडल सोसाइटी का सिंपल मतलब क्या है, फ्यूडल सोसाइटी को आप इंडिया से किससे कंपेयर करोगे, इंडिया में आप लोग ने क्या पढ़ा है, जमींदारी सिस्टम, राइट। जमींदारी सिस्टम क्या होता है, सिंपल चीज क्या है, एक आदमी के पास क्या होगा, एक बहुत बड़ा एरिया होगा जिसपे वो कंट्रोल करेगा और बाकी लोग क्या करेंगे, वहां पे उसके लिए वर्क करेंगे और उसको क्या देंगे, पैसे देंगे, टैक्सेस देंगे। ये सब क्या है, ये सिंपल चीज क्या है, फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, राइट। यही है क्या, फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें आप देखते हो कि भाई सोसाइटी क्या थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफाइड थी। स्ट्रेटिफाइड मतलब कई लेयर्स में थी, लेयर्स मतलब हायर क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, ठीक। ये सब चीजें क्या थी, इसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। उसी स्ट्रेटिफिकेशन का एक पार्ट है क्या, जिसमें उन्होंने पढ़ा है कि फ्रेंच सोसाइटी क्या था, उसको 3 स्टेट बोलते हैं, राइट। 3 स्टेट में बटी हुई थी। 3 स्टेट में क्या था, आप जान रहे हो कि 3 स्टेट, जिसको फर्स्ट स्टेट के बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेट में कौन था, क्लर्जीज थे, राइट। फर्स्ट स्टेट में कौन था, क्लर्जीज थे, जो कि आपके चर्च को कंट्रोल कर रहे हैं। सेकंड स्टेट में कौन था, नोबिलिटी था, ठीक। और थर्ड स्टेट में कौन था, जो कि बर्जुआ, जिसको हम बर्जुआ बोलते हैं, कॉमन पीपल बोलते हैं, अर्बन वर्कर्स बोलते हैं, पीजेंट्स बोलते हैं, राइट। ये कौन था, ये थर्ड स्टेट में था। इनका मेन काम क्या था, इनका मेन काम था जो फर्स्ट 2 स्टेट्स है उनके लिए क्या करना, काम करना। सिंपल चीज ये, जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम भी ऐसा ही है, राइट। हम लोगों ने चतुर्वर्ण पढ़ा, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे भी क्या किया गया, इन हिस्सों में बांट दिया गया, समझ गए। तो ये क्या था, सोशल कॉज में 2 पॉइंट्स हो गए। फिर ठीक है, ये जैसे हम बात करें क्या, ये जैसे आपका फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, राइट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड, फर्स्ट स्टेट में कौन होगा, जो कि क्लर्जीज होंगे, जो कि क्या कर रहे हैं, आपके चर्चेज में रहते हैं। ये नोबल्स हो गए, नोबिलिटी आ गया, और ये क्या है, कॉमन पीपल, राइट। ये हो गया आपका क्या। फिर अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्स। अब बात करते हैं रिसोर्सेज पे एक्सेस अगर नहीं मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें, अगर इंडिया में क्या है, आपको पता है कि कई सारी डाइवर्सिटी है, राइट। हायर है, लोअर है, ठीक है। अगर रिच है, पुअर है, हायर क्लास है, लोअर क्लास है, ठीक है। अगर पुअर्स को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, रेवोल्यूशन कर सकते हैं, सिविल वॉर हो सकता है,
राइट। उस सिविल वॉर से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक पीडीएस सिस्टम लेके आती है जिसमें वो क्या करती है, गरीबों को कम पैसों में खाना देती है, राइट। तो ये क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक तरीके से रिसोर्सेज को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिंपल चीज क्या है, ऐसा नहीं होगा तो आप देख लेना देश में क्या हो जाता है, रिवोल्ट हो जाता है, सिविल वॉर हो जाती है। श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, और भी कई कंट्रीज में क्या हो रहा है, इसीलिए तो हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि भाई सरकार लोगों को खाना नहीं प्रोवाइड कर पा रही, जिससे क्या होता है, लोग भूख के मारे सिविल वॉर पे आ जाते हैं, एक दूसरे को मार काट करने लगेंगे, लूटपाट करने लगेंगे। सिंपल चीज क्या है, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज यहाँ पे भी हो रहा था। कैसे, आपको पता है कि 90% जो कि पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, थर्ड क्लास, जिसको हम पीजेंट्स बोल रहे हैं। बट आप देख रहे हो कि उनको पास, उनको जो पावर या उनको जो एक तरीके से राइट्स मिल रहे थे वो क्या थे, बहुत कम थे, है कि नहीं। आप ये समझ रहे हो कि नहीं। तो पीजेंट्स देख रहे हो 90% पॉपुलेशन थी, बट ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड अ लैंड एंड दे कल्टिवेट एट 60% ऑफ द लैंड विच वॉज ओल्ड बाय नोबल्स। मतलब वो 60% लैंड जहाँ पे वो काम कर रहे हो किसकी है, नोबल्स की है। मतलब ये एक सोशल कॉज होगा। क्यों, आप समझो, रिसोर्सेज की बात करें तो हाई, देखिए अगर रिसोर्सेज इक्वली बांट दिए जाएंगे या रिसोर्सेज बहुत इक्वली ना बांटे जाए तो भाई हर किसी के पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज होंगे ना, तो वो क्या करेगा, रिवोल्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर जिसकी पॉपुलेशन 90 है, फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 90 लोगों की पॉपुलेशन, 90 लोग जो हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं, उनको जो काम करने को पड़ रहा है वो बाकी जो 10 लोग हैं उनके यहाँ काम करने को पड़ रहा है, और जो 10 लोग हैं वो अपने आप को बहुत रॉयल लैविश लाइफ जी रहे हैं, और जो ये बाकी 90 लोग हैं जो कि बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन है किसका, एक कंट्री का, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे, ये कॉमन सेंस से रिवोल्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए, अपना हक चाहिए, राइट। और इंडिया में तो भाई, इंडिया में तो अपना हक मांगना सबको आता है, राइट। आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इंडिया ने ऐसे हक कई बार मांगे हैं। तो ऑल थैंक्स टू क्या, ऑल थैंक्स टू गांधी जी, जिन्होंने क्या बोला कि भाई सत्याग्रह से आप अपने काम करवा सकते हो। सिंपल चीज़ क्या है। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या है, आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें थी, ठीक है। और अब बात करें कि मॉडरेट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी विटनेस इन द 18th सेंचुरी, फ्रांस वाज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जितनी भी ग्रोथ थी फ्रांस की वो कैसी थी, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। कॉमन से भाई, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो 90% है वो उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जो 10% है उनके पास सारी ज़मीन है, सारे रिसोर्सेज उनमें बटे हुए हैं। तो सिंपल चीज़ क्या है, आप देख रहे हो कि प्रॉस्पेरिटी होगी वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अब फ्यूडल प्रिविलेजेस एंड टैक्सेस, अब क्या हो रहा है कि कई सारे प्रिविलेजेस थे जो कि आप देख रहे हो हायर क्लास, जो अपर टू क्लासेस थी उन्हीं को मिल रही थी, ठीक। पीजेंट जो थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि भाई आप क्या करो, जो आपके लॉर्ड हैं, जो अपर टू क्लासेस उनके यहाँ क्या काम करो, फोर्सफुली काम करो, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, आप बने ही इसीलिए हो, ऐसा कहा गया, राइट। मतलब जो थर्ड क्लास, जिसको पीजेंट्स बोल रहे, थर्ड स्टेट जिसकी बात कर रहे हैं, राइट, उनका काम ही ये था कि आप क्या करोगे, वर्क करोगे उनके लिए, राइट। द चर्चेस टू एक्सट्रैक्टेड शेयर्स एंड टैक्सेस, जिसको तिथित बोलते हैं, ठीक है। तिथित एक तरीके का टैक्स था जो कि कौन ले रहा था, आपके चर्चेस ले रहे थे। मतलब आप देख रहे हो चर्चेस भी टैक्स ले रहे हैं, और जो मिडिल क्लास, जो आप देख रहे हो सेकंड स्टेट है, वो क्या कर रहा है, वो थर्ड स्टेट को अपने यहाँ काम पे रख रहा है और कह रहा है कि आपको वही काम है और कोई काम ही नहीं कर सकते हो। तो सिंपल चीज़ क्या है, आप ये समझो कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो टैक्सेस और प्रिविलेजेस किसको मिल रहे हैं, प्रिविलेजेस मतलब होता है फायदा। अब देख रहे हो फायदा किसको मिल रहा है, सिर्फ अपर क्लास और सेकंड क्लास, मतलब जो हायर क्लर्जीज और नोबल्स, जो पीजेंट्स उनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे थे। उनका मेन काम क्या था, वो पैदा ही हुए हैं किसके लिए, आपके वर्क करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए और आपको टैक्स देने के लिए। समझ गए, ये था एक प्रॉब्लम, ठीक, ये था एक कॉज। फिर बात करते हैं और क्या कॉज हो सकता है, एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब सोसाइटी में याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है ना, वो खाली फ्रांस नहीं, वर्ल्ड के किसी कंट्री में अगर मान लीजिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा होगा, याद रखना, ठीक है। इंडिया में नेशनलिज्म आया, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जितनी एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसने 1885 के बाद लॉ किया, ब्रिटेन से पढ़ के आया, वर्ल्ड के कई यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, ठीक। वो एजुकेटेड मिडिल क्लास क्या हुई, वो उसने क्या किया, लोगों को एक तरीके से प्रेरित किया कि आपको गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, राइट। चाहे वो फ्रांस हो, अभी आगे चल के पढ़ोगे, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, कहीं पे, सॉरी ब्रिटेन, हाँ, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आप देखो कहीं जर्मन हो, पोलैंड हो, रशिया, कहीं पे भी देखोगे ये जो मिडिल क्लास है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही क्या किया, वही यहाँ पे भी आप देख रहे हो, फ्रांस में भी वही कर रहा है। क्या कर रहा है कि आप देख रहे हो उसको, these educated individuals began to question the privileges available to the first two state। यही जो भाई देखो, जो किंग होगा, चाहे वो, अगर वो चाहता है, अगर मान लीजिए किसी भी देश का जो राजा है, अगर वो चाहता है कि उसकी देश की जनता बेवकूफ़ बनी रहे, तो वो पता क्या कहेगा,
बस एक चीज़ पे वर्क करेगा, वो चाहता है कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो पढ़ाई ना करें, एजुकेट ना हो जाए। क्योंकि अगर जिस दिन आप एजुकेट हो जाओगे, आपके पास एक पावर आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं मेंटल पावर, राइट। उस पावर को बोलते हैं रैशनल थिंकिंग, जिसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, राइट। क्वेश्चन पूछोगे गवर्नमेंट से कि भाई ऐसा क्यों, ठीक। किंग से क्वेश्चन पूछोगे ऐसा क्यों। तो जो भी गवर्नमेंट या कोई भी किंग या कोई भी डिक्टेटर ये चाहता है कि लोग पागल बने रहे, बेवकूफ़ बने रहे, उसकी तारीफ करते रहे दिन भर, वो ये कोशिश करेगा कि आप तक एजुकेशन ना पहुंचे, और पहुंचे तो वो पहुंचे जो वो चाहता है। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या है, यही चीज़ है। क्यों, क्योंकि अगर आप तक पहुंच गई तो आप क्या करोगे, रिवोल्ट करोगे, राइट। सिंपल चीज़ क्या है, ये समझ लेना कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं कि भाई आपको आगे बढ़ना है, देश आपको नौकरी करनी, घर बसाना, वो तो अलग चीज़ है, सेकंड चीज़ है। पहली चीज़ है आप मेंटल लेवल पे क्या होगे, एक तरीके से एक्टिव और स्ट्रांग बनोगे, और आप रैशनल थिंकिंग लाओगे। रैशनल थिंकिंग से क्या होगा, आप क्वेश्चन करोगे, आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल चीज समझ लो ना, ये एजुकेटेड जो लोग थे वही उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी क्या किया, उन्होंने प्रिविलेजेस जो दूसरे दो स्टेट्स को मिल रहा था उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी ग्रुप ने क्या किया, लीडरशिप प्रोवाइड की पीजेंट्स और वर्कर्स को। अब 1885 की बात करो, ये हो गया आपका फ्रांस। अब इसको हम इंडिया से थोड़ा सा लिंक करें तो समझे, 1885 1850s के बाद देखो, जब इंडिया में वो 1857 की जो लड़ाई थी जिसमें झांसी की रानी और मंगल पांडे की डेथ हो जाती है, ये सब मर्डर कर दिया जाता है उनका। उसके बाद देखते हो ना कि इंडिया में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो ग्रो करती है। उसमें आपके गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान और क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग क्या थे, ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही क्वेश्चन प्रोवाइड किया, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया सरकार से कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। और इन्होंने ही क्या की, लीडरशिप प्रोवाइड की। यही तो आगे चल के लीडर्स बने हमारे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या है, यही आपकी एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो चाहे यहाँ हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, यही है वो जो आपके अंदर रैशनल थिंकिंग लेके आएंगे। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या हो सकता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब सिंपल चीज क्या है कि आप देख रहे हो कि आपके किंग के पास क्या है, सारी ताकत है, राइट। किंग अलोन को कॉल द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, मतलब कि उसका जब मन होता था वो स्टेट जनरल को बुलाता था, मीटिंग करता था, डिस्कशन करता था, बट वो अपने हिसाब से सारे काम करता था। तो कॉमन सेंस से अगर सारे काम अपने हिसाब से करोगे तो आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से डिक्टेटरशिप लेके आ रहे हो, और आप देख रहे हो कि भाई लोग आपसे खुश नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिटलर क्या था, वहाँ के लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट द थिंग इज दैट वो क्या कर रहा था, एक डिक्टेट कर रहा था। उसने कह दिया ये लॉ है तो लॉ है, उसने बाकी लोगों के बारे में सोचा ही नहीं। तो आप अगर बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचोगे तो वो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। कॉमन सेंस है। अब इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों है, क्योंकि इंडिया में कोई भी लॉ बनता है तो क्या होता है, हर क्लास ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर जेंडर को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। भाई सबका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो ताकि लॉ बहुत अच्छा बने और कोई अपोज ना करे, समझ गए। तो ये क्या है आपका सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसमें आप देख रहे हो कि भाई किंग के पास सारी पावर थी तो कॉमन सेंस से लोग क्या हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर आप देखते हो नोबिलिटी और क्राउन के बीच में क्या होता है, रिफ्ट खड़ी हो जाती है। रिफ्ट मतलब दरार आ जाती। क्यों, क्योंकि क्राउन ने क्या किया था, क्राउन ने जो मिडिल आपकी क्या थी, क्या कहते हैं, सेकंड स्टेट जिसको नोबिलिटी बोल रहे हैं, उसको कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं दी थी, ठीक है। और पॉलिटिकल पावर याद रखना नहीं मिलेगी तो कॉमन सेंस है, आपस में क्या होगा, अब नोबिलिटी के पास पैसा बहुत आ गया। अब इंडिया में देखो, जब किसी के पास पैसा बहुत आ जाता है तो वो सबसे पहले एक काम करता है क्या, एक तो घर वर की बात तो अलग है, वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। रीजन क्या है, जब पैसा आ जाए ना तो पैसा के बाद आप पावर की तरफ भागते हो, समझ गए कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी। अब जब नोबिलिटी के पास पैसा आ गया तब उसको क्या चाहिए, उसको भी पावर चाहिए। अब पावर चाहिए, बट क्राउन ने क्या किया, नोबिलिटी को पैसा कमाने का मौका पूरा दिया, बट पावर में आने को कोई मौका नहीं दिया। तो सिंपल चीज़ क्या, रिफ्ट तो खड़ी होनी है, तो यहाँ पे रिफ्ट खड़ी हो जाती है। तो ये एक कॉज हो गया। फिर आता है इकोनॉमिक कॉजेस। कौन कौन से इकोनॉमिक कॉजेस थे जिन्होंने क्या किया, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक तरीके से होने में मदद की। फॉर एग्जाम्पल ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। आपको पता है कि फ्रांस में पैसा नहीं बचा था, फ्रांस दिवालिया हो गया था। क्यों, फ्रांस के पास पैसा क्यों नहीं बचा, वहाँ के किंग को देखिए, किंग ने क्या किया था, कई सारी वॉर्स लड़ी हैं फ्रांस के लिए, ठीक है। किंग लुइस 16 ने तो अपने आप को क्या कर दिया था, किंग लुइस 16 ने अमेरिकन सिविल वॉर में भी अपने आप को घुसेड़ दिया था, मतलब वहाँ पे भी चले गए थे, वहाँ पे भी पैसा वैसा लग गया था उनका बहुत सारा। तो आप देख रहे हो क्या कि जिसकी वजह से आप देख रहे हो फ्रांस कहाँ पे आ गया था, बैंकरप्सी की तरफ आ गया था, ठीक।
अब वही अगला क्वेश्चन है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलरेडी डेट आप देख रहे हो कि भैया पैसा पहले से उसके ऊपर इतना डेट था, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में देख रहे हो कि आप देख रहे हो क्या कि फ्रांस ने अपने आप को इसमें एंगेज करवा लिया था, जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत पैसा गया। ठीक, तो ये एक दो कारण हो गए क्या, इकोनॉमिक कॉजेस। फिर क्या है, डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बहुत ही खराब था। आपको पता है कि नोबिलिटी और क्लर्जी क्या थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना था, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, और सारा बर्डन किसके ऊपर था, जो थर्ड स्टेट था। अब भाई थर्ड स्टेट के पास पैसा ही नहीं है ना, कितना पैसा ले लोगे उनसे। तो कॉमन सेंस क्या है कि भाई यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफेक्टिव टैक्स स्ट्रक्चर ने भी क्या किया, वहाँ पे पैसे की ये कमी ला दी, जिसको इकोनॉमिक कॉज बोलते हैं। फिर बात करते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। अब कॉमन सेंस है कि भाई कंट्री क्या कर रही है जब इतना पैसा खर्च कर रही है, राइट। कंट्री आप देख रहे हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देख रहे हो कि फ्रांस जो है वो बाकी कंट्रीज के वॉर में भी एंगेज हो रहा है, ठीक है, अपने पैलेसेस के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च कर रहा है, लैविश पैलेसेस बना रहा है, ठीक, अपनी वाइफ के ऊपर बहुत खर्चे कर रहा है। तो कॉमन सेंस है क्या कि उसके पास पैसे की तो कमी होगी, पैसे की कमी होगी तो आपके पास देख रहे हो कि इन्फ्लेशन भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन जब देख रहे हो, एक और चीज़ क्या होगी थी कि पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। तो कॉमन से अगर 40 लोग हैं और आपके पास सिर्फ 10 ब्रेड है, तो बाकी 30 लोग खाए, ऐसा तो नहीं खाएंगे नहीं, तो बाकी 30 लोग क्या करेंगे, उसकी डिमांड के लिए पैसा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आप देखते हो ब्रेड का प्राइस जो पहले 5 रुपये था, हो सकता है 50 रुपये हो जाए। इसी को क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। वो आपका इकोनॉमी का टर्म है, बट यहाँ समझो कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो अपने अगर सप्लाई कम है तो पैसा बढ़ जाएगा, उसी पैसे बढ़ने को बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी होता है जिसमें ब्रेड, ग्रेन, इन सब के प्राइस क्या हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बैड हार्वेस्ट हो जाता है, जिसमें आप फेमाइन देख रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग राइट कर देते हैं कई जगहों पे। क्यों, क्योंकि भाई खाने को नहीं है, ब्रेड नहीं मिल रही, और वहाँ के लिए क्या है भाई, बिना ब्रेड के कैसे रहोगे, है ना। तो वहाँ पे सिंपल चीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, एक तरीके से इकोनॉमिक कॉजेज में हेल्प की है, काहे के लिए, आप देख रहे हो फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, आप देख रहे हो कि भाई ओल्ड रजीम जो थी, ठीक है, कि जो वेजेस ऑफ वर्कर्स डिड नॉट कीप इन पेस विद द राइज ऑफ द ब्रेड एंड द स्टेपल ऑफ द फूड। सिंपल चीज़ क्या है कि जो रजीम थी, जो किंग थे, उन्होंने लोगों की क्या है, जो इनकम थी या जो सैलरी थी उसको बढ़ाया नहीं था विद टाइम। जो टाइम के साथ देखते हो इंडिया में क्या होता है, विद टाइम लोगों की सैलरी बढ़ रही है, राइट, बट वहाँ पे उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था, रहने सहने के, आम लोगों के रहने सहने तक का क्राइसिस आ गया था, रह नहीं पा रहे थे, ठीक है। फिर आता फाइनेंशियल रिफॉर्म। फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या करता है, एक तरीके से फ्रांस में कई सारी चीज़ें को बदलने की कोशिश करता है, जिसमें आप देख रहे हो कौन करता है, ये केलोनी। केलोनी जो कि कौन था, केलोनी जो कि आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आए थे, ठीक, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस थे। इनका क्या था, इन्होंने कई सारी चीज़ें लेके आए, जिसमें आप बोल रहे यूनिवर्सल लैंड टैक्स हो गया, कुछ जो प्रिविलेजेस थे जो कि अब ख़त्म कर दिए गए, वो क्या क्या थे। देखिए ये कॉलोनी के जो मेजर पॉइंट्स है, पहला क्या, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग खत्म कर दी, ठीक है, फ्री ट्रेड मेथड्स को चेंज कर दिया, ठीक है, और चर्च प्रॉपर्टी को भी सेल करने के लिए बोल दिया, और इक्वलाइज सॉल्ट एंड टोबैको टैक्सेस, एस्टैब्लिश यूनिवर्सल लैंड वैल्यू टैक्स। ये सारी चीज़ें जो थी, ये क्या की, ये एक तरीके से रिफॉर्म लेके आना चाह रहा था कौन, कॉलोनी। और इन्हीं चीज़ों ने क्या किया, आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में आग में घी डालने का मदद किया। मतलब कॉमन लोगों को लगा कि भाई ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा भाई, हमारा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। सिंपल चीज़ क्या है, तो ये सब चीज़ों ने क्या किया, एक तरीके से आग में घी डालने का मदद की, और आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन को और तेज़ी से और बड़े लेवल पे आप देख रहे हो क्या, उसको बढ़ाने की कोशिश की, राइट। यहाँ तक हम लोग देखेंगे आपके कॉजेस हो गए सारे खत्म, और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक पॉइंट था वो हम लोगों ने समझ लिया कि कौन कौन से कॉजेज है जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे क्या थे इम्पैक्ट ऑफ थिंकर्स और सारे फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तब तक के लिए क्या करिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।